नमस्ते, मैं डॉक्टर जुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान भूगोल का अध्ययन करते हैं। पिछली कक्षा में हमने पारिस्थितिकी संकट के बारे में पढ़ा और जाना कि वास्तव में पारिस्थितिकी संकट होता क्या है, पारिस्थितिकी संकट की उत्पत्ति कैसे होती है, और साथ ही साथ हमने पिछली कक्षा में पारिस्थितिकी संकट के रूप में सूखे का अध्ययन किया। इस कक्षा के अंदर हम दूसरा पारिस्थितिकी संकट का अध्ययन करेंगे, और दूसरा जो पारिस्थितिकी संकट है जिससे हम लगातार जूझते हैं और हमें पर्याय देखने को मिलता है, वो है बाढ़। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा का संबंध अतिवृष्टि से होता है। अतिवृष्टि से क्या तात्पर्य है? जब कभी भी किसी क्षेत्र के अंदर वर्षा बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है तो उसे अतिवृष्टि कहा जाता है। पिछले अध्याय में हमने ये पढ़ा था कि जब किसी क्षेत्र के अंदर वर्षा की मात्रा में बहुत कमी आ जाती है तो उसे अनावृष्टि कहा जाता है। अनावृष्टि के कारण क्षेत्र विशेष में जल की कमी हो जाती है, और जल की कमी के कारण उस क्षेत्र के अंदर सूखे जैसी स्थितियां सामने आती है। लगातार सूखे की पुनरावृत्ति होने पर सूखे की भयावहता बढ़ जाती है और वो अकाल में बढ़ जाता है। अब दूसरी जो प्राकृतिक आपदा या संकट के रूप में हम कह सकते हैं वो बाढ़ है। बाढ़ की स्थिति में क्या होता है? जब कभी भी बहुत अधिक वर्षा होती है तो बहुत अधिक वर्षा होने के कारण उस क्षेत्र के अंदर जल की अत्यधिक मात्रा एक साथ आ जाती है, और जब जल की मात्रा एक साथ आती है तो वहां पर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ को चलिए आगे हम समझते हैं। जब अत्यधिक वर्षा के कारण जल अपने प्रवाह मार्ग जैसे नदी, नाला आदि में नहीं बहकर के तटबंधों को तोड़ता हुआ विस्तृत भूभाग को जलमग्न कर देता है तो उसे बाढ़ कहा जाता है। बाढ़ की क्या परिभाषा दी जाती है? वास्तव में हम ये देखते हैं कि जब किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर वर्षा होती है तो वो वर्षा जल एकत्रित होकर प्रवाहित होता है। वो नदी के रूप में भी प्रवाहित हो सकता है, वो नाले के रूप में भी प्रवाहित हो सकता है। तो एक तरह से किसी भी क्षेत्र के अंदर से जल का निकास मार्ग बन जाता है, जिसे हम नदी, नाला आदि के नाम से जानते हैं। जब उस क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में वर्षा होती है तो यह देखा जाता है कि नदियां अपने किनारों को अर्थात तटबंधों को तोड़कर आसपास के क्षेत्र के अंदर जहां पर पर्याय नदी का प्रवाह नहीं होता पर अत्यधिक पानी की आवक के कारण अब वो जल नदी के किनारे को तोड़कर, तटबंध को तोड़कर आसपास के क्षेत्रों में फैल गया है। आसपास के क्षेत्रों को वो जलमग्न कर देता है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इस स्थिति को बाढ़ कहा जाता है। अर्थात जल अपने निश्चित प्रवाहित मार्ग में न बहकर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है और संपूर्ण क्षेत्र को जलमग्न कर देता है। ऐसी स्थिति को बाढ़ कहा जाता है। नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण भी यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जरूरी नहीं कि बहुत अधिक मात्रा में वर्षा हो तभी ऐसी स्थिति आए। कई बार ऐसा देखा जाता है, खास तौर से पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर ऐसा देखा जाता है कि वहां के अंदर भूमि काफी कमजोर और भुरभुरी टाइप होती है। हल्के से भी कंपन के कारण वो भुरभुरी भूमि या चट्टाने या गुरुत्वाकर्षण के कारण भी वो भुरभुरी चट्टाने नदी के अंदर आकर गिर जाती हैं, जिससे कि नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। और ऐसी स्थिति में लगातार जल प्रवाहित होने के कारण एक दूसरा मार्ग ढूंढकर नदी वहां से प्रवाहित होने लग जाती है। और ऐसी स्थिति में जब नदी का मूल प्रवाह अपने निश्चित मार्ग को छोड़कर अन्यत्र मार्ग से बहने लगता है तो वो आसपास के क्षेत्र को जलमग्न कर देता है, और इस स्थिति को भी बाढ़ की संज्ञा दी जाती है। नदी घाटियों में सघन जनसंख्या व कृषि क्षेत्र होने के कारण बाढ़ से अत्यधिक हानि होती है। अभी आपने ये देखा होगा कि खास तौर तक आज तक विश्व में जितनी भी सभ्यताएं बसी हैं खास तौर से वो नदी घाटी क्षेत्रों में बसी हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ये जानते हैं कि जल विभिन्न जीवधारियों के लिए, विभिन्न जंतुओं के लिए, प्राकृतिक वनस्पति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कभी भी जनसंख्या का जमाव देखा जाता है तो जनसंख्या उन क्षेत्रों में बसती है जहां पर जल की सुलभता होती है, जहां जल आसानी से मिल जाता है, जहां जल सुलभ होता है, वहां की भूमि भी उपजाऊ होती है, वहां कृषि आसानी से की जा सकती है, वहां पर अन्य प्रकार के उद्योग धंधे भी स्थापित किए जा सकते हैं, वहां आर्थिक गतिविधियों के लिए भी सुविधाएं उत्पन्न होती है। तो खास तौर से आज भी जो विश्व में विकास के जो गढ़ हैं वो नदी घाटियां ही हैं। इस तरह विकास के गढ़ों में, इन आर्थिक क्रियाओं के गढ़ों में जनसंख्या का भी अधिक जमाव होता है।
पर जब कभी भी प्राकृतिक कारणों से या अन्य किसी कारणों से नदी के मार्ग में या नदी के क्षेत्र के अंदर जल की अत्यधिक प्राप्ति होती है तो वो जल अपने तटबंधों को तोड़कर इस आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है। चूंकि नदी घाटियां खासतौर से जनसंख्या के आकर्षण का प्रमुख क्षेत्र होती है तो निश्चित रूप से यहां पे जनसंख्या का अधिक जमाव होता है और जब इन क्षेत्रों में बाढ़ आती है तो उसके कारण यहां पे जनधन की हानि भी अधिक देखने को मिलती है। विश्व का लगभग 3.5% भूभाग बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है जहां 19.5% जनसंख्या निवास करती है। आप देख सकते हैं कि विश्व का लगभग 3.51% भाग अर्थात कुल भाग का केवल 3.5% भूभाग बाढ़ग्रस्त है और इस 3.51% भाग में विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है? 19.5%। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि नदी घाटियां खास तौर से आर्थिक विकास के आकर्षण तत्व के रूप में होती है, क्योंकि हर चीज के विकास के लिए, जीवों के विकास के लिए, कृषि कार्य के विकास के लिए, विभिन्न प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों के विकास के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है और वो जल आसानी से हमें नदी घाटियों में सुलभ हो जाता है। इस कारण यहाँ पे जनसंख्या का अधिक जमाव पाया जाता है। पर जब कभी भी नदी घाटियों में बाढ़ आती है तो उसका ऊपर जो हानि देखी जाती है जनधन की आदि वो भी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ जनधन का जमाव ज्यादा देखने को मिलता है। बाढ़ से पर्यावरण को क्षति होती है। निश्चित रूप से जब कभी भी बाढ़ आती है या अन्य किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे पर्यावरण को क्षति होती है। मृदा अपरदन अधिक होता है। अब क्या होता है कि मृदा अपरदन, आप जानते हैं कि मृदा क्या होती है? भूमि की जो ऊपरी असंगठित परत होती है उसे हम मृदा कहते हैं, जिसे हम दूसरे शब्दों में मिट्टी भी कहते हैं। मृदा वास्तव में उपजाऊ होती है जिसके अंदर हम कृषि कार्य करते हैं। अब ये मिट्टी की ऊपरी भुरभुरी असंगठित परत है। जब क्षेत्र के अंदर बाढ़ आएगी, बाढ़ का जल वहां से बहेगा तो तीव्र गति से बहता हुआ जल अपने साथ में इस मृदा को वहां से बहाकर ले जाता है और न केवल वहां से बहाकर ले जाता है बल्कि उस क्षेत्र की भूमि के अंदर विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी धारियां, नालियां, इस प्रकार के छोटे छोटे मार्ग, अवनलिकाएं बना जाता है, जिससे कि उस क्षेत्र के अंदर मृदा अपरदन के और ज्यादा मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं और बाद के समय में क्षेत्र विशेष की संपूर्ण भूमि खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। जल प्लावित क्षेत्रों में वनस्पति व प्राणियों को भी हानि होती है। जिन क्षेत्रों में जल प्लावित से क्या तात्पर्य है? ऐसे क्षेत्र जो जलमग्न हो जाते हैं, अर्थात जिन क्षेत्रों में जल का भराव हो जाता है, तो जो क्षेत्र जल में डूब जाते हैं तो वहां पर विद्यमान वनस्पति उस जल में डूब जाएगी और लंबे समय तक जब वनस्पति जल में डूबी रहेगी तो वो गल जाएगी, खराब हो जाएगी और उसका विनाश हो जाएगा। पर ऐसी स्थिति में प्राणियों के साथ क्या होगा? जो उनका आवास है, जहां पर वो रहते हैं, यदि वो जंगली क्षेत्र, उनका जंगल पूरा ही जल प्लावित हो गया तो उस समय प्राणियों को बहुत के रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी। वो वहां से निकलकर अन्यत्र क्षेत्रों में जाएंगे। लगातार उनके लिए खाने और पानी की कमी के कारण उनकी मृत्यु होने लग जाती है और जंगली जीव जंतुओं की जल प्लावित क्षेत्रों में बहुत अधिक हानि देखने को मिलती है। उदाहरणार्थ वर्ष 1998 में बाढ़ के कारण काजीरंगा नेशनल पार्क का अधिकांश भाग जलमग्न हो गया तथा अनेक गेंडों व दुर्लभ जीव जंतुओं की मृत्यु हो गई। आपने देखा काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क में क्योंकि उस क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर बाढ़ देखी जाती है, कई बार वहां पे बाढ़ आ जाती है तो उस क्षेत्र के अंदर वर्षा भी ज्यादा होती है, तो वो क्षेत्र पूरा काजीरंगा नेशनल पार्क का क्षेत्र जलमग्न हो गया, बाढ़ प्लावित हो गया। वहां पे गेंडे पाए जाते हैं, विशेष रूप से वहां पे दुर्लभ प्राणी के रूप में वहां पर गेंडा पाया जाता है और अन्य जीव जंतु पाए जाते हैं। उन सभी की भूख व प्यास से लगातार वहां पे उसमें रहने के कारण मृत्यु हो गई। और इस काजीरंगा नेशनल पार्क में हमेशा बाढ़ आती रहती है, पर जरूरी नहीं कि बाढ़ इतनी भयावह हो। 1998 की बाढ़ वहां बहुत भयावह बाढ़ के रूप में दर्ज की गई थी। प्रतिवर्ष बाढ़ों से अधिवासों, सड़कों, रेल मार्गों, पुलों व फसलों की हानि होती है। आप देखते हैं कि जिन क्षेत्रों में लगातार बाढ़ें आती है, अब जब बाढ़ आती है तो बाढ़ों के कारण क्या होता है? आसपास के क्षेत्र के मकानों में पानी घुस जाता है, घरों में पानी घुस जाता है, झोपड़पट्टियों में पानी घुस जाता है, तो वो लोग बहुत परेशान होते हैं। और न केवल पानी घुस जाता है अपितु इस पानी के कारण वो मकान, झोपड़पट्टी, घर आप टूट जाते हैं और गिर जाते हैं। सड़कें, जब बाढ़ आती है तो जल प्रवाहित होता है तो सड़कों को अपने साथ बहाकर ले जाता है। रेल मार्गों के नीचे की मिट्टी निकाल देता है जिससे कि वो रेल मार्ग अपने वजन के कारण टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। पुलों के ऊपर जल के अत्यधिक प्रवाह के कारण कई बार पुल टूट जाते हैं। जल प्लावित होने के कारण खेत में खड़ी फसलें उनमें डूब जाती हैं और जिससे कि बहुत बड़ी हानि का हमें सामना करना पड़ता है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में महामारियां तेजी से बढ़ने लग जाती हैं। जब
जब किसी क्षेत्र के अंदर बाढ़ आ जाती है, संपूर्ण क्षेत्र जल प्लावित हो जाता है, तो जल के लगातार उस क्षेत्र में भरे रहने के कारण वहां पे विभिन्न प्रकार की बीमारियों का प्रकोप सामने आने लग जाता है। किस प्रकार की बीमारियां आने लग जाती हैं? लगातार जल भरा होने के कारण वहां पे मच्छरों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिस कारण वहां पर डेंगू, मलेरिया व अन्य मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां लगातार फैलने लगती हैं। इसके अलावा जल प्लावित क्षेत्रों के अंदर रहने वाले जीव जंतु, क्योंकि जो उस क्षेत्र में जीव जंतु रह रहे थे, जल प्लावित होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के कारण उनकी जो शव वहां पर सड़ गल जाते हैं, इसके कारण विभिन्न प्रकार की वो बीमारियों का कारण बनते हैं और वहां पर हैजा व अन्य प्रकार की बीमारियां सामने आने लगती हैं और अन्य जीवधारियों को वो प्रभावित करती हैं। बाढ़ द्वारा प्रभावित क्षेत्र विश्वव्यापी हैं। मिसिसिपी, मिसौरी ये यूएसए के अंदर है, यांगटीसिकियांग, इरावदी, नाइजर, सिंध, दजला फरात, ब्रह्मपुत्र आदि ये विश्व की बहुत पुरानी नदी घाटियां हैं, बहुत पुरानी सभ्यताएं इन नदी घाटियों में विकसित हुई हैं और यहाँ पर ये ऐसी क्षेत्र हैं, यहाँ पर लगातार बाढ़ें आती रहती हैं। जब निसंदेह नदी घाटियों का क्षेत्र जनसंख्या के जमाव के लिए आकर्षण का कार्य रहा है, निसंदेह नदी घाटियों का क्षेत्र विश्व की प्रमुख सभ्यताओं के विकास का क्षेत्र रहा है, पर साथ ही साथ यहां पर भयंकर खतरा भी बना रहता है। जब कभी भी इन क्षेत्रों में बाढ़ आती है तो भयंकर जन धन की हानि देखने को मिलती है और ये विश्व की कई ऐसी नदियां हैं जहां पर जनसंख्या का लगातार जमाव देखने को मिलता है। यांगटीसिकियांग ये चीन की नदी घाटी है जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या का जमाव देखने को मिलता है। यहाँ पर आर्थिक विकास का ये बहुत बड़ा गढ़ है। आप देख सकते हैं चीन का अधिकांश क्षेत्र रहने योग्य नहीं है, उसका कुछ क्षेत्र ही रहने योग्य है और अधिकांश क्षेत्र चीन का नदी घाटियों वाला क्षेत्र है जहाँ उसका आर्थिक विकास देखा जाता है। सामान्यतः नदियों के निचले मैदानों व डेल्टा प्रदेशों में बाढ़ का प्रकोप अधिक देखा जाता है। अब नदियों के अंदर भी आप ये देखते हैं जो क्षेत्र नीचे के क्षेत्र होते हैं, खासतौर से डेल्टा क्षेत्र, वो वाला क्षेत्र जहां पर नदी जाकर अपने मुहाने पर, नदी का मुहाने वाला क्षेत्र अर्थात वो क्षेत्र जहां पर नदी जाकर किसी सागर या महासागर में मिलती है, उस क्षेत्र को डेल्टा क्षेत्र कहा जाता है। तो डेल्टा क्षेत्र के अंदर या निचले क्षेत्रों के अंदर जब पानी आता है तो ऊंचे क्षेत्र से वो हमेशा नीचे की ओर बहता है। आपको पता है पानी ढाल से की ओर नीचे की ओर आ जाता है, नीचे के वाले क्षेत्रों में आकर पानी का जमाव हो जाता है, वहां जम जाता है, तो ऐसे क्षेत्रों में बाढ़ का ज्यादा खतरा होता है। आपने जब कभी भी वर्षा देखी होगी तो आपने ये देखा होगा अपने शहर में या गांव में जो क्षेत्र अपेक्षाकृत नीचे की ओर हैं या जहां पर ढाल ज्यादा है, ढाल की ओर, उन क्षेत्रों में पानी का जमाव ज्यादा देखने को मिलता है। ऊंचे क्षेत्रों के अंदर ऐसा नहीं होता। अल्प समय में अधिक वर्षा के कारण मानसूनी जलवायु प्रदेशों में बाढ़ की समस्या अधिक रहती है। कई बार क्या होता है, अल्प समय के अंदर लगातार एकदम मूसलाधार वर्षा होती है, वर्षा बहुत तेजी से होती है और एकदम से खूब सारा पानी आ जाता है। जब जल बहुत सारी मात्रा में आता है, उसका निकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, तो ऐसे क्षेत्रों में जल अपने निश्चित प्रवाह मार्ग को छोड़ करके आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है और आसपास के क्षेत्रों में जब जल फैल जाता है तो उन जल प्लावित क्षेत्रों को हम बाढ़ में डूबे हुए क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और जब जल प्लावित क्षेत्र होते हैं, जल अपने निश्चित प्रवाह मार्ग को छोड़ देता है तो उसे हम बाढ़ कहते हैं। बांग्लादेश का अधिकांश धरातल निम्न होने के कारण यहां बाढ़ग्रस्त रहता है। अब बांग्लादेश का जो क्षेत्र है वास्तव में उसका धरातल निम्न है और अधिकांश क्षेत्र उसका निम्न ही है। खासतौर से उसका जो सुंदरबन वाला क्षेत्र है वो तो एक बहुत बड़ा डेल्टा है। तो इस वजह से क्या होता है कि बांग्लादेश में जब, क्योंकि यहाँ नदियां ज्यादातर क्या होता है बंगाल की खाड़ी के अंदर आके यहाँ पे गिरती हैं बांग्लादेश के अंदर, तो यहाँ पे एक सुंदरबन का बहुत बड़ा डेल्टा बनता है और बांग्लादेश की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, तो और बांग्लादेश का विकास इतना नहीं है, वहां पर गरीब जनसंख्या है जो झोपड़पट्टी में या नीचे वाले क्षेत्रों में अपना निवास करती है, तो यहाँ पर लगातार बाढ़ आती है और यहाँ पे बाढ़ों के कारण बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा हानि देखने को मिलती है, जनधन की हानि भी देखने को मिलती है। भारत भी विश्व के ऐसे देशों में सम्मिलित है जहां प्रतिवर्ष किसी न किसी भाग में बाढ़ आती है। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश राज्यों में गंगा, यमुना व ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों से प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले अध्याय में भी बताया था, भारत एक विशालकाय देश है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु मिलती है। भारत में कोई जलवायु नहीं मिलती, जलवायुएं मिलती हैं, यहाँ पे क्लाइमेट्स मिलते हैं बहुवचन के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जलवायु मिलती है। हो सकता है कि भारत के एक क्षेत्र बाढ़ग्रस्त रूप में हो तो दूसरे क्षेत्र में अकाल पड़ रहा हो, तो भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती हैं जलवायु की विविधता के कारण और देश के अत्यंत विशाल आकार के कारण।
खास तौर से असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां जो नदियों के दोआब क्षेत्र हैं, यहां से लगातार नदियां बहती हैं। जब कभी भी नदियों में जल की आवक बढ़ जाती है तो इन क्षेत्रों के अंदर नदियां अपना तटबंध तोड़कर आसपास के क्षेत्र में फैल जाती हैं, उनका जल फैल जाता है। तो ये क्षेत्र खास तौर से भारत के अंदर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के रूप में इंगित किए जाते हैं। घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, दामोदर नदियां अपनी भीषण बाढ़ों के लिए जानी जाती हैं। ये ऐसी नदियां हैं जो अपनी भीषण बाढ़ों के नाम के लिए जानी जाती हैं। भारत की ये ऐसी नदियां हैं जहां पर पर्याय प्रतिवर्ष बाढ़ देखी। बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके लिए भारी व असमान वर्षा, हिमखंडों का पिघलना, अपरदित मिट्टी का गाद के रूप में नदी तलहटी में जमाव, नदियों के घुमावदार मोड़, भूकंप आदि कारक उत्तरदायी होते हैं। क्योंकि बाढ़ हम देखते हैं सामान्यतः एक प्राकृतिक घटना है। जब कभी भी भारी वर्षा होती है, नदी के अंदर एकदम से जल की प्राप्ति ज्यादा होती है तो वो नदी अपने प्रवाह मार्ग को तोड़कर बहने लगती है और आसपास के क्षेत्रों को जलमग्न कर देती है। ऐसी स्थिति को हम बाढ़ कहते हैं। हिमखंडों का पिघलना, हम ये देखते हैं कि वर्तमान समय में खासतौर से भारत में जितनी भी सदाबहारी नदियां हैं, अधिकांश नदियां जो कि उत्तरी क्षेत्रों से प्रवाहित होती हैं वो हिमखंडों के पिघलने के कारण ही उनको जल की प्राप्ति होती है। जब कभी जलवायु में परिवर्तन होता है, जब कभी तापमान अधिक होता है तो हिमखंड अपने पिघलने की दर से तेजी से पिघलने लगते हैं तो जल की प्राप्ति अधिक हो जाती है और ऐसी स्थिति में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र सामने आने लग जाते हैं। अपरदित मिट्टी का गाद के रूप में कई बार क्या होता है कि जो मिट्टी अपरदित होती है तो वो मिट्टी आकर नदियों की तलहटी में जम जाती है, जिससे नदियों की तलहटी क्या होती है, उथली हो जाती है। पर नदी के अंदर जल का आयतन तो वही बना रहता है। इस उथली तलहटी के कारण नदी का जो जल है उसमें समा नहीं पाता और आसपास के क्षेत्र में बाढ़ के जल के रूप में बह जाता है। नदियों के घुमावदार मोड़, नदियों के घुमावदार मोड़ से तात्पर्य है कि कई बार नदियों का क्या होता है कि जब नदियां घुमावदार मोड़ में आकर बहती हैं तो जैसे कि मैं आपको बताता हूं, इस तरह जब नदी बहती है, अपने इसका प्रवाह मार्ग है, इस तरह से जब नदी घुमावदार मोड़ में बहती है, ये आप देख रहे हैं, इस तरह से नदी के घुमावदार मोड़ होते हैं। जब नदी इन घुमावदार मोड़ों में बहती है यहाँ पे, तब क्या होता है, इन घुमावदार मोड़ों के अंदर एकदम से जब जल की प्राप्ति अधिक होती है तो नदी इस घुमावदार मोड़ को तोड़कर सीधे बहने लगती है और आसपास के क्षेत्रों के अंदर यहाँ पर जल जम जाता है। इस वजह से इस क्षेत्र के अंदर जल प्लावित हो जाता है और यहाँ पर बाढ़ का प्रकोप देखने को मिलता है। अगला बिंदु है किंतु बाढ़ एक मानवजन्य संकट भी हो सकता है। इसके लिए मानव द्वारा नदियों के मार्ग में निर्माण कार्य, वनों की कटाई, तटबंधों का निर्माण आदि कारक भी उत्तरदायी हो सकते हैं। मानव भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। वो क्या करता है कि नदियों के मार्ग के अंदर निर्माण कार्य कर लेता है। जब कभी भी बाढ़ आती है तो पता नहीं वहां पे पानी फैल जाता है जिससे कि उसको हानि होती है। आज मान लीजिए कि नदी का मार्ग है, पिछले 4, 5, 6 वर्षों से वर्षा नहीं हुई तो सूखा हुआ है तो मानव को लगता है चलो यहीं पे अपना निर्माण कार्य कर लिया जाए, पर उसका तो नदी का मार्ग तो निश्चित है। मान लीजिए कि 3 साल बाद वहां पे बहुत तेज वर्षा होती है तो नदी उस मार्ग से बहने लगती है अपने निश्चित मार्ग से, तो वहां पर लगातार इस प्रकार की घटनाएं बाढ़ की घटनाएं देखने को मिलती है। वनों की कटाई होना, वनों की कटाई होने से क्या होता है, मिट्टी पूरी भूमि जल के लिए खुल जाती है। वहां पे लगातार मृदा अपरदन की समस्या सामने आती है और क्षेत्र विशेष धरातल नीचे होने लगता है तो उस क्षेत्र के अंदर बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है और तटबंधों का निर्माण आदि कारक भी उत्तरदायी हैं। इस कक्षा के असाइनमेंट के रूप में आपको निम्न प्रश्न हल करने हैं। बाढ़ क्या है? वास्तव में इस प्रश्न का जवाब आपको अधिकतम 20 शब्दों में देना है। आपको इसके अंदर बाढ़ की परिभाषा देनी है। बाढ़ पर एक लेख लिखिए। इस प्रश्न का जवाब आप अधिकतम 200 शब्दों के रूप में दे सकते हैं। ये एक लघुतरात्मक प्रकार का प्रश्न। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही मिलेंगे।